हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो अपन पाचन तंत्र पढ़ रहे थे बेटा, और उसमें आहार नाल की संरचना अपना टॉपिक चल रहा है। और आहार नाल की संरचना के अंतर्गत आपको मैं मुख एवं मुख गुहिका, ठीक है, उसके बाद में ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में ग्रासनाल, और कल जो लास्ट में अपन ने शुरू किया था, ठीक है ना, आमाशय। आमाशय वो आधा तो अपन कर चुके हैं कि भाई आमाशय को 3 भागों के अंदर विभक्त किया जाता है। उसके 3 अलग अलग भाग बताए थे, याद होंगे। एक तो मैंने बताया था जठरागम भाग, दूसरा अपन ने पढ़ा था फंडस भाग, और तीसरा बेटा जठर निर्गम भाग। उसके अलावा बेटा अपन ने 2 प्रकार के इंस्पेक्टर या अवरोधनियाँ भी पढ़ी थी, है ना। वो ना एक तरफा थी, आमाशय में आने वाले तथा आमाशय से आगे जाने वाले भोजन को नियंत्रित करती थी, ठीक है। तो आज अपन कल जो अपन पढ़ चुके हैं उससे आगे पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। तो देखिए वही टॉपिक चल रहा है अपना, क्या बेटा, आमाशय। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि कल मैं इसके अंतर्गत आपको 3 भाग बता चुका हूं, ठीक है। अब वहां से आगे अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आमाशय में उपकला, आमाशय में उपकला के बलनों से निर्मित, उपकला के बलनों से निर्मित लंबी, आमाशय में उपकला के बलनों से निर्मित लंबी व नलिकाकार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लंबी व नलिकाकार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लंबी व नलिकाकार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक तो जठरीय ग्रंथि और दूसरे जठरीय निर्गम ग्रंथि। ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक तो जठरीय ग्रंथि और दूसरी जठरीय निर्गम ग्रंथि। दोनों प्रकार की ग्रंथियों के बारे में कह दिया मैंने। आगे चलिए। जठर ग्रंथियां अम्लीय जठर रस, जठरीय ग्रंथियां अम्लीय जठर रस का स्त्रावण करती हैं, ठीक है बेटा। तथा जठर निर्गम ग्रंथियां, जठर निर्गम ग्रंथियां श्लेष्मा, श्लेष्मा स्त्रावित करती हैं, ठीक है। जठर ग्रंथियों की मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजन कोशिकाएं पेप्सिनोजन स्त्रावित करती हैं। जठर ग्रंथियों की मुख्य कोशिकाएं या इनका दूसरा नाम क्या है, जाइमोजन कोशिकाएं। जाइमोजन कोशिकाएं स्त्रावित करती हैं बेटा पेप्सिन, ठीक है ना। आगे चलिए। पेप्सिन सक्रिय लिख दिया मैंने,
वैसे ये निष्क्रिय फॉर्म में स्रावित होता है, पेप्सिनोजन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आगे चलिए इसी में बेटा, जबकि अम्लजन या पैराइटल कोशिकाएं, अम्लजन या पैराइटल सेल्स ये HCl का स्त्रावण करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। दोनों प्रकार की कोशिकाएं आमाशय के फंडस भाग में सर्वाधिक पाई जाती हैं। ये लिख दिया बेटा मैंने। कौन से भाग में सर्वाधिक होती हैं? फंडस भाग में, ठीक है बेटा। आगे चलिए, जठर निर्गम ग्रंथियां आमाशय के जठर निर्गम भाग में उपस्थित होती हैं। ये वाली ग्रंथियां आमाशय के कौन से भाग में? जठर निर्गम भाग में स्थित होती है, ठीक है ना। आगे चलिए, आमाशय की औतकी संरचना में, आमाशय की औतकी संरचना में याद रखना पड़ेगा बेटा, ये कई बार कंपटीशनों में पूछा जाता है कि आमाशय की औतकी संरचना में के मांसपेशीय स्तरों में, मांसपेशीय स्तरों में अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य व वर्तुल मांसपेशीय स्तरों के अलावा त्रियक मांसपेशीय स्तर, त्रियक मांसपेशीय स्तर भी उपस्थित होता है। त्रियक मांसपेशीय स्तर भी उपस्थित होता है। तो बेटा ये पूरी की पूरी बात आपको आमाशय के अंतर्गत लिखनी है। तो देखो, कल भी अपन ने आमाशय के बारे में पढ़ा था और आज भी अपन ने आमाशय के बारे में पढ़ा है। तो एक्चुअल में कल वाला पूरा भाग और आज वाला पूरा भाग दोनों का दोनों आहार नाल की संरचना के अंतर्गत आमाशय में आपको मिलाकर लिखना है। सो बेटा मैं पूरे के पूरे आमाशय के भाग को जो आपको पेपर में लिखना है रिपीट कर रहा हूँ, तो आप ना ध्यानपूर्वक सुनाएं। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर तनुपट के ठीक नीचे उपस्थित थैले रूपी पेशीय संरचना है, ऐसे ही बताया था। आमाशय को 3 भागों में विभक्त करते हैं, ठीक है। आमाशय का वह भाग जो ग्रासनाल के निकट संपर्क में होता है उसे जठरागम भाग या कॉर्डियक भाग कहते हैं, ठीक है बेटा। एक और मैंने आपको बात बताई थी कि कॉर्डियक भाग और आमाशय का तो कॉर्डियक भाग हो गया, और ग्रासनाल दोनों के बीच उपस्थित छोटा सा मार्ग कॉर्डिया कहलाता है, और कॉर्डिया के अंदर पाया जाता है कॉर्डियक इंस्पेक्टर एक तरफा, जो भोजन को ग्रासनाल से आमाशय के कॉर्डियक भाग में आने देता है, उल्टा नहीं। इसके बाद बेटा आमाशय का सबसे बड़ा बीच वाला भाग जो मेनली पाचक ग्रंथियों से बना होता है, जिसमें विभिन्न पाचक एंजाइमों के द्वारा भोजन के पाचन की क्रिया होती है, उसे फंडस भाग कहते हैं। और बेटा फंडस भाग के बाद जठर निर्गम भाग, ठीक है बेटा, जठर निर्गम भाग है ना,
या उसको अपन क्या बोल सकते हैं, पाइलोरिक भाग। छोटा सा होता है जो आमाशय का अंतिम भाग है, जो आमाशय को जोड़ता है किससे, क्षुद्रांत्र के प्रथम भाग से। क्षुद्रांत्र का प्रथम भाग कौन सा होता है, ग्रहणी। और उस स्थान पर भी एक कपाट, एक अवरोधनी पाई जाती है एक तरफा, और उस कपाट अथवा अवरोधनी को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक इंस्फेक्टर। वो भी भोजन को आमाशय से ग्रहणी में जाने देती है, वापस नहीं। तो बेटा इतना तो अपन कल पढ़ चुके। अब उसी कल वाली बात में आज जो अपन ने पढ़ा उसको जोड़ देते हैं। आमाशय में उपकला के बलनों से निर्मित लंबी एवं नलिकाकार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, आपके सामने बोर्ड पे लिख रही हैं। एक प्रकार की ग्रंथि तो कौन सी होती है, जठरीय ग्रंथि, और दूसरे प्रकार की ग्रंथि कौन सी होती है, जठरीय निर्गम ग्रंथि। बैठ गई समझ में? अब ध्यान से सुनो। देखो बेटा, जठरीय ग्रंथियां अम्लीय जठर रस का स्त्रावण करती हैं, और जठरीय निर्गम ग्रंथियां सिंपली सलेष्मा का स्त्रावण करती हैं। इसी क्रम में अपन आगे बढ़कर ये बोलेंगे कि जठरीय ग्रंथियों का निर्माण दो प्रकार की कोशिकाओं से होता है। एक प्रकार की कोशिकाएं तो मुख्य कोशिकाएं अथवा जाइमोजन कोशिकाएं हैं, जो पेप्सिनोजन एंजाइम का स्त्रावण करती हैं। ठीक है बेटा। और दूसरे प्रकार की कोशिकाएं अम्लजन या पैराइटल कोशिकाएं हैं, और इन कोशिकाओं के द्वारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है। बैठ गई आपके समझ में? ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं आमाशय के फंडस भाग में सर्वाधिक पाई जाती हैं। और बेटा एक आपने दूसरे प्रकार की ग्रंथियां पढ़ी थी, जठरीय निर्गम ग्रंथियां, वो आमाशय के पाइलोरिक भाग में यानी कि जठर निर्गम भाग में सर्वाधिक होती हैं। ये पूरी कहानी समझ में आ गई। अब लास्ट में अपन को ये बोलना है बेटा, कल आपको मैंने आहार नाल की दीवार के 4 स्तर बताए थे बाहर से भीतर की ओर। कौन कौन से बताए थे बेटा? सबसे बाहर की ओर तो विसरल पेरिटोनियम से बना सिरोसा स्तर। ठीक बेटा। उसके बाद में मांसपेशीय स्तर, और मांसपेशीय स्तरों में बाहर की ओर अनुदैर्ध्य और भीतर की ओर वर्तुल मांसपेशीय स्तर। ठीक है, आगे चलिए। अब चूंकि अपन आमाशय की भित्ति की अनुप्रस्थ काट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि आमाशय की भित्ति के मांसपेशीय स्तरों में अनुदैर्ध्य एवं वर्तुल मांसपेशियों के अलावा त्रियक मांसपेशियों से बना स्तर भी उपस्थित होता है। ये सबसे अलग बात है। कई बार कंपटीशनों में बेटा पूछी जाती है कि भाई आमाशय की भित्ति में अनुदैर्ध्य और वर्तुल मांसपेशीय स्तरों के अलावा कौन से प्रकार की मांसपेशियों से बना स्तर पाया जाता है, तो बेटा आप उसमें क्या बोलेंगे? त्रियक मांसपेशियों से बना। उसके बाद भित्ति में बेटा अधःसलेष्मिका जो संयोजी ऊतक की बनी होती है। आपको कल मैं बता चुका हूँ कि संयोजी ऊतक के अंदर तंत्रिका तंतु, रुधिर वाहिनियाँ, लसिका केशिकाएं, इसके अलावा कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन के तंतु उपस्थित होते हैं। और सबसे बाद में अपन ने पढ़ा था चौथा और अंतिम स्तर, क्या नाम था उसका? सलेष्मिका, म्यूकोशल। तो आमाशय की भित्ति में बाहर से भीतर की ओर कौन से 4 स्तर हो गए बेटा? ध्यान से सुन लें। नंबर 1 पे तो बेटा सिरोसा, नंबर 2 पे बेटा
मांसपेशीय स्तर। नंबर 3 पे बेटा अधः सलेष्मिका या सब म्यूकोसा। और नंबर 4 पे बेटा सलेष्मिका। 4 स्तर हो गए। ठीक है बेटा, तो आज अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं छोटी आंत के बारे में। तो आपको मैं बता देता हूं बेटा, काफी बड़ा टॉपिक है। पूरे ब्लैक बोर्ड पे एक बार में ये आ नहीं पाएगा, इसलिए जितना ब्लैक बोर्ड पे आता चलेगा मैं आपको समझाता चलूँगा, फिर अपन सबको मिला के याद कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आमाशय जठर निर्गम छिद्र द्वारा, गौर करते रहना, जठर निर्गम छिद्र द्वारा छोटी आंत्र में खुलती है। छोटी आंत्र में खुलती है। ये आमाशय का पश्च छिद्र है बेटा। क्या नाम है छिद्र का? जठर निर्गम छिद्र। ठीक है ना। छोटी आंत का प्रथम भाग, छोटी आंत का प्रथम भाग जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। छोटी आंत का प्रथम भाग जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा यू शेप ग्रहणी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? छोटी आंत का प्रथम भाग ग्रहणी। इसमें यकृत से आने वाली सामान्य पित्तवाहिनी और अग्नाशय से आने वाली अग्नाशयी वाहिनी खुलती है। बेटा ग्रहणी वाले भाग के अंदर 2 वाहिनियां, एक तो यकृत से आने वाली सह पित्तवाहिनी और बेटा अग्नाशय से आने वाली अग्नाशयी वाहिनी, दोनों ग्रहणी के अंदर खुलती हैं। छोटी आंत का मध्य भाग 1 मीटर लंबा एवं कुंडलित होता है। छोटी आंत्र का मध्य भाग लगभग 1 मीटर लंबा व अत्यंत कुंडलित होता है बेटा। ठीक है, आगे चलिए। जिसे अग्र क्षुद्रांत्र या जैजुनम, अग्र क्षुद्रांत्र या दूसरा नाम क्या है? जैजुनम। और इसका दूसरा नाम इंग्लिश में क्या था? ड्यूडोनियम। ठीक है बेटा, तो ये मैंने क्षुद्रांत्र के यानी कि छोटी आंत के 2 भागों के बारे में आपको बता दिया। प्रथम भाग, मध्य भाग। आगे चलिए। जबकि क्षुद्रांत्र का अंतिम भाग 1.75 मीटर लंबा अत्यधिक कुंडलित होता है। अंतिम भाग बेटा किसका? क्षुद्रांत्र का 1.75 मीटर लंबा अत्यंत कुंडलित, अत्यंत कुंडलित होता है। ठीक है, जिसे क्षुद्रांत्र या इलियम कहते हैं। तो अब सभी बच्चे एक बात मेरी सुन लो कि छोटी आंत का प्रथम पॉइंट, 3 पॉइंट पढ़ेंगे बेटा अपन काफी बड़े बड़े क्षुद्रांत्र में। तो मैंने क्षुद्रांत्र का फर्स्ट पॉइंट खत्म कर दिया है। ठीक है, अब आपको ये फर्स्ट पॉइंट ध्यानपूर्वक सुनना है, थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। देखिए बेटा, आमाशय जठर निर्गम छिद्र के द्वारा छोटी आंत्र में खुलती है। छोटी आंत्र का प्रथम भाग
जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, यू शेप होता है, ग्रहणी कहलाता है। और छोटी आंत्र के इसी भाग में यकृत से आने वाली सहपित्तवाहिनी और अग्नाशय से आने वाली अग्नाशयी वाहिनियां खुलती हैं। आगे चलिए बेटा। छोटी आंत्र का मध्य भाग लगभग 1 मीटर लंबा एवं कुंडलित होता है और इस भाग को अग्र क्षुद्रांत्र या जैजुनम बोलते हैं। और बेटा छोटी आंत्र का जो पश्च भाग है वो लगभग 1.75 मीटर लंबा, ठीक है बेटा, अत्यधिक कुंडलित होता है और उस भाग को अपन क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत्र या इलियम। तो आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने कि इस पहले पॉइंट के अंतर्गत अपन छोटी आंत्र के विभिन्न भागों के बारे में बता चुके हैं, ठीक है बेटा। अब इसी में पॉइंट नंबर दूसरा पढ़ेंगे। छोटी आंती चल रहा है, उसी में अपन को पॉइंट नंबर दूसरा पढ़ना है। आंत्र की भित्ति में 4 ऊतकीय स्तर पाए जाते हैं और वो तो आप पहले से ही जानते हैं। 4 ऊतकीय स्तर, क्या आप मुझे उनके नाम बता सकते हैं बेटा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, क्या क्या नाम है उनके? वही नाम है जो अपन ग्रासनाल में और आमाशय में पढ़ चुके हैं, पर थोड़ा बहुत उनमें अंतर हो सकता है ना। तो देखिए, सबसे पहला तो अपन ने भाग पढ़ा था उसमें सिरोसा, पहला भाग। दूसरा भाग मैंने कौन सा बताया था आपको? मांसपेशीय स्तर। तीसरा भाग मैंने आपको कौन सा बताया था? अधः सलेष्मिका। और चौथा भाग आपको मैंने कौन सा बताया था बेटा? सलेष्मिका। ये 4 ऊतकीय स्तर, 4 प्रकार के ऊतकीय स्तर पाए जाते हैं। सुन लिया ना? आगे चलिए। अब अपन को इन चारों के बारे में पढ़ना है बेटा। तो देखिए, वापस कह रहा हूं, आंत्र भित्ति में 4 ऊतकीय स्तर पाए जाते हैं। चारों के नाम आपके सामने लिखे हैं। सिरोसा, मांसपेशीय स्तर, अधः सलेष्मिका और सलेष्मिका। आगे चलिए। सलेष्मिका एवं अधः सलेष्मिका स्तर आंत्र की भित्ति में वलित हो जाते हैं। तो ये तो अपन ने चारों स्तरों के बारे में बता दिया। अब देखो, जो विशेष अंतर है ना वो इनमें है। मैं लिख रहा हूं, आंत्र की भित्ति में उपस्थित अधः सलेष्मिका व सलेष्मिका स्तर, सलेष्मिका स्तर वलित हो जाते हैं। आंत्र की भित्ति में उपस्थित सलेष्मिका व अधः सलेष्मिका स्तर वलित हो जाते हैं। इन बलनों को कैकर रिंग के बलन कहते हैं। इन बलनों को क्रैकरिंग के वलन कहते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। क्या कहते हैं? क्रैकरिंग के वलन कहते हैं। आगे देखिए बेटा,
श्लेष्मिका के बलनों पर, श्लेष्मिका के बलनों पर अंगुलियों के समान, अंगुलियों के समान उभार पाए जाते हैं। एक मिनट आप दोबारा से सुने यहां तक की पूरी कहानी। देखो बेटा, छोटी आंत में ही अपन आगे चल रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि छोटी आंत की भित्ति में भी बाहर से भीतर की ओर 4 स्तर उपस्थित होते हैं। चारों के चारों आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। सिरोसा मांसपेशीय स्तर, तीसरा अधः श्लेष्मिका और चौथा श्लेष्मिका। आगे चलिए बेटा, तो ये दोनों स्तर तो पहले के समान कॉमन होते हैं, जैसे कि पूरी की पूरी आहार नाल की औतकीय संरचना के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जहां तक अपन जब आंत्र की बात करते हैं तो बेटा उनमें ये अधः श्लेष्मिका और श्लेष्मिका स्तर अत्यंत बलित हो जाते हैं। तो देखो बेटा, वही बात मैंने बोर्ड पे लिखी है, थोड़ा सा गौर करें। देखिए, आंत्र की भित्ति में, आंत्र की भित्ति में उपस्थित अधः श्लेष्मिका एवं श्लेष्मिका स्तर वलित हो जाते हैं। और बेटा इन बलनों को अपन क्या बोलते हैं? क्रैकरिंग के बलन कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। श्लेष्मिका के बलनों पर अंगुलियों के समान उभार पाए जाते हैं। एक मिनट, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। एक्चुअल में अब अपन रसांकुरों और सूक्ष्मांकुरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये उंगलियों के समान उभार में बता रहा हूं, इनको तो रसांकुर बोलेंगे, और फिर रसांकुरों के ऊपर सूक्ष्मांकुर उपस्थित होंगे। तो 3 चीजें हो गई बेटा, वलन, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर। और बेटा ये तीनों चीजें मिलकर के आहार नाल के अवशोषणकारी सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, ताकि भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों का आहार नाल की अवशोषणकारी सतह पर आसानी से अवशोषण हो सके। तो उसी क्रम में मैं आगे चल रहा हूं। देखिए, श्लेष्मिका के बलनों पर अंगुलियों के समान उभार पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इन उभारों को? वैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था रसांकुर। क्या बोलते हैं? रसांकुर, है ना। अब आगे चलिए। रसांकुरों के ऊपर, रसांकुरों के ऊपर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। अब बेटा मैं अभी थोड़ी देर पहले कह भी रहा था कि 3 चीजें हो गई। कौन कौन सी बेटा? एक तो चीज हो गई वलन, एक चीज क्या हो गई? रसांकुर, और तीसरी चीज क्या हो गई बेटा? सूक्ष्मांकुर। अब इनके बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि ये तीनों रचनाएं मिलकर के आहार नाल की अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। प्रत्येक रसांकुर में, ये और याद रखना पड़ेगा, यहां लिख देता हूं, प्रत्येक रसांकुर में लसिका केशिका, प्रत्येक रसांकुर में लसिका केशिका, रक्त केशिका, व चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। तो ये आपको इसी के अंदर लिखना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये पूरी बात आपके समझ में आ गई होगी। संक्षेप में बता देता हूं
चार ऊतकीय स्तर होते हैं, चारों के नाम लिख दिए। ये दोनों क्षुद्रांत्र की दीवार में अत्यंत वलित होते हैं। इनके बलनों को क्रैकरिंग के वलन कहते हैं। श्लेष्मिका के बलनों के ऊपर रसांकुर पाए जाते हैं और रसांकुरों के ऊपर सूक्ष्मांकुर होते हैं। तो बेटा बलन, रसांकुर एवं सूक्ष्मांकुर तीनों मिलकर के आहार नाल की अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। प्रत्येक रसांकुर में लसिका, केशिका अथवा लसिका केशिका एवं रुधिर केशिका एवं चिकनी पेशियां उपस्थित होती हैं। अब तीसरे और अंतिम पॉइंट पे आ गए बेटा। तो छोटी आंत्र के इलियम, तीसरा पॉइंट, छोटी आंत्र के इलियम, तीसरा भाग है ये। इलियम भाग में, भाग की भित्ति में, छोटी आंत्र के इलियम भाग की भित्ति में श्लेष्मिका स्तर में, श्लेष्मिका स्तर में एकल अथवा समूहों के रूप में, समूहों के रूप में लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं। लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं। याद रखना पड़ेगा, जिन्हें पेयर्स के पैसेज कहते हैं। पेयर्स के पैसेज, पेयर्स के पैसेज कहते हैं। इनके अलावा आंत्र की भित्ति बलित होकर अनेक नलिकाकार आंत्र ग्रंथियां, इनके अलावा आंत्र की भित्ति, इनके अलावा आंत्र की भित्ति बलित होकर नलिकाकार, नलिकाकार आंत्र ग्रंथियां या लीवर कुहन गर्तिकाएं, लीवर कुहन गर्तिकाएं निर्मित करती है। लीवर कुहन गर्तिकाएं निर्मित करती हैं। ठीक है। इन गर्तिकाओं में कलश कोशिकाएं, याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट शब्द चल रहे हैं, पाई जाती हैं। इनको गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं, कलश कोशिकाओं को। और ये कोशिकाएं केवल और केवल श्लेष्मा का स्त्रावण करती हैं। आंत्रीय कोशिकाएं व पेनेथ कोशिकाएं, आंत्रीय कोशिकाएं व पेनेथ कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो तीन प्रकार की कोशिकाएं बता दी बेटा लिवर कुन की गर्तिकाओं में। कौन कौन सी? एक तो कलश कोशिका या गॉबलेट सेल, दूसरी आंत्रीय कोशिकाएं और तीसरी पेनेथ कोशिकाएं। तीन प्रकार की कोशिकाएं हो गई। कलश कोशिकाओं का मैं बता चुका हूं, क्या चीज स्त्रावित करती हैं? श्लेष्मा। आंत्रीय कोशिकाएं, ये लिखा ना, इनके द्वारा क्या स्त्रावित होते हैं? पाचक एंजाइम, सुन लिया। तथा पेनेथ कोशिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करने वाले लाइसोजाइम का स्त्रावण करती हैं।
तो 1 मिनट अब ये पूरी की पूरी बात सुन लें ताकि मैं छोटी आंत्र को खत्म कर सकूं। ध्यान से सुनना। देखो बेटा, ये छोटी आंत्र का तीसरा और अंतिम पॉइंट चल रहा है और इसमें मैंने आपको क्या बताया है, ध्यानपूर्वक सुन लें कि छोटी आंत्र के इलियम भाग की भित्ति में श्लेष्मिका स्तर में एकल अथवा समूहों के रूप में लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या बोलते हैं इन लसिका ग्रंथियों को? पेयर्स के पैसेज। इनके अलावा आंत्र की भित्ति वलित होकर नलिकाकार रचनाएं बनाती हैं। इन नलिकाकार रचनाओं को आंत्र ग्रंथियां या लिबर कुन की प्रगुहिकाएं या गर्तिकाएं कहते हैं। इन गर्तिकाओं में बेटा कलश कोशिकाएं, आंत्रीय कोशिकाएं एवं पेनेथ कोशिकाएं